नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज मैं पढ़ाऊंगा भूगोल का ये 19वां लेक्चर होगा और टॉपिक का नाम है भारत की मिट्टियाँ। तो भारत की जो मिट्टियाँ हैं इसका जो पहला भाग आपका हो चुका है, आपने अगर नहीं देखा है तो इसके पीछे वाले लेक्चर में आपको पढ़ा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो जो प्लेलिस्ट में आपको भूगोल लिखा हुआ है उसमें स्टेप बाय स्टेप के सभी जो लेक्चर हैं क्रम से लगे हुए हैं। तो ये जो भारत की जो मिट्टियाँ हैं तो उसी का ये दूसरा भाग है। क्या है ये भारत की मिट्टियाँ का दूसरा भाग है। जैसे कल हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। और जो भारत में जो मिट्टी का जो वर्गीकरण किया गया है 8 प्रकार से किया गया है। और कल हम लोगों ने क्या है जो मुख्य मुख्य आपकी जलोढ़ मिट्टी है, ये क्या लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है। तो मुख्य रूप से 4 मिट्टियां हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इनके अलावा और जो मिट्टियां हैं उनसे क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं। जो भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं उनको हम यहाँ लिख चुके हैं। और यहाँ पे जो लिखे हुए क्वेश्चन हैं ये सब क्या है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप क्या करेंगे कि इसको क्या देखने के बाद 1-2 बार इसको नोट जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं कहाँ से? ये भारत की मिट्टियाँ हैं और ये भाग क्या है? दूसरा है। ये भाग क्या है? ये दूसरा है ना। तो ये आपको याद रखना, ये भाग दूसरा है। और हम देखेंगे लिखा है टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, जैसे कल हमने पढ़ाया काली मिट्टी से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा जल को धारण करने वाली मिट्टी है। और इस मिट्टी का क्षेत्रफल कहाँ पे है? ये आपका सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। अगर आपसे पूछे कि काली मिट्टी का जो काला रंग किसके कारण होता है, तो काली मिट्टी का जो काला रंग है टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। आगे हम देखेंगे कि लेटेराइट मिट्टी को किस नाम से और जाना जाता है। तो आपको याद रखना मखरली मिट्टी है ना। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि मखरली मिट्टी जो है किस मिट्टी को कहा जाता है? लेटेराइट मिट्टी को कहा जाता है। क्या है? मखरली मिट्टी। अब देखिए यहाँ पे अम्लीय मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी है, ये समझने वाले हैं। ये क्या है? आपके समझने वाले हैं। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, अम्लीय मिट्टी जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहाँ पे मिट्टी कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। अगर हम पूछे वर्षा के जल का जो पीएच मान, ऐसे जो मानक एक बताया गया है वो 7 होता है और ये क्या होता है? उदासीन होता है। लेकिन वर्तमान समय में इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है तो शुद्ध जल आ ही नहीं पाता है। जल में, वर्षा के जल में क्या अनेक प्रकार की क्या है गैसें मिक्स हो जाती हैं और वो जो पानी क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। इसलिए क्या है, जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे क्या है? अम्लीय मिट्टी होती है। क्या होती है? अम्लीय मिट्टी होती है। लेकिन जहाँ पे वर्षा कम होती है वहाँ की क्षारीय मिट्टी होती है। ये आपको याद रखना है। तो ये आपका अम्लीय मिट्टी जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और क्षारीय मिट्टी जहाँ पे वर्षा कम होती है। अब हम देखेंगे 2 चीज़ें हैं। अम्लीयता को दूर करने के लिए, क्षारीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि अम्लीयता को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि मिट्टी में अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का प्रयोग किया जाता है। क्षारीयता का दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। 2 पॉइंट आपको याद रखना है, अम्लीयता को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग और क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखेंगे सर्वाधिक क्षारीय मृदा, ये यूपी में ये आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है? यूपी में। कहाँ पे? यूपी में पाई जाती है। अब देखेंगे जलीय अपर्दन क्या होता है। जैसे हम कह दें कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है, तो मान के चलिए लगभग ये क्या कह सकते हैं 10 इंच या 12 इंच तक क्या है मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है। और सबसे ज़्यादा ऊपर होती है। कहाँ पे होती है? ऊपर। जैसे हम कहते हैं कोई ढालदार जो ज़मीन है, अगर वहाँ पे अत्यधिक वर्षा होगी तो वहाँ की जो उर्वरा शक्ति क्या है वो बह के कहाँ चली जाएगी? नीचे आ जाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि जलीय अपर्दन से क्या होता है, वो जलीय अपर्दन को कहते हैं क्या है? किसान को मौत कहते हैं। क्यों?
क्योंकि जलीय अपरदन के कारण ही मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है ये समाप्त हो जाती। इसलिए देखा होगा गाँवों में जो मेड़ बना देते हैं, क्या होता है मेड़ बना देते हैं, क्यों? क्योंकि अगर वर्षा का पानी अगर आता है तो पानी वहीं पे क्या जमा रहे और जो उसकी उर्वरा जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बह ना पाए। तो इसलिए जलीय अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है। अब देखिए अपरदन कितने प्रकार के होते हैं। तो अपरदन यहाँ मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आस्फाल अपरदन, दूसरा है परत अपरदन, तीसरा है रेल अपरदन, चौथा है अवनालिका अपरदन। एक बार एसएससी में ये आया है कि जो अपरदन के जो चारों प्रकार हैं तो इनका सही क्रम क्या है? तो इनका सही क्रम क्या है? तो पहले क्या होगा आस्फाल अपरदन, फिर परत अपरदन, रेल अपरदन और अवनालिका अपरदन। तो इनको हम संक्षेप में बताना चाहेंगे, आप लोग कॉपी पे अलग अलग नोट कर लेना। आस्फाल अपरदन का मतलब ये होता है जैसे हम कह दें किसी स्थान पे वर्षा होती है, वर्षा की बूंद जब जमीन पे गिरेगी तो जो मिट्टी के कण हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो जो मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं तो वो मिट्टी के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना ही वर्षा के दौरान, तो उसे कहते हैं क्या आस्फाल अपरदन। फिर से सुनिए, वर्षा के दौरान जब वर्षा की बूंदें मिट्टी पे पड़ती हैं तो मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना ही आस्फाल अपरदन कहलाता है। अब देखेंगे परत अपरदन क्या होता है। इसमें मूसलाधार वर्षा होती है। क्या होती है? मूसलाधार वर्षा होती है और जिस खेत की अगर मेड़ नहीं है तो ऊपर की मिट्टी बह जाती है। ऊपर की मिट्टी क्या है? ये बह जाती है और जब ऊपर की मिट्टी बह जाएगी, लगभग 1 इंच बह गई, तो उसमें क्या होगा, उसकी उर्वरा शक्ति क्या है? समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार के जो अपरदन को क्या कहेंगे? परत अपरदन कहेंगे। क्या कहेंगे? परत अपरदन कहेंगे। अब तीसरा क्या है? रेल अपरदन। तो रेल अपरदन से ये होता है कि जैसे वर्षा होने के बाद कहीं की ज़मीन ऐसी जगह पे है, ऊपर से ढाल है और बीच में है, तो देखा होगा आपने क्या वहाँ पे छोटी-छोटी नालियाँ बन जाती हैं। छोटी-छोटी क्या है? ये खेतों में नालियाँ बन जाती हैं, उन्हीं के सहारे से वो पानी निकल जाता है। लेकिन जब छोटी-छोटी नालियाँ बन जाती हैं, उनसे क्या होता है, भई नालियाँ बन गई, तो क्यों बन गई? क्योंकि वहाँ की मिट्टी खिसक के कहाँ चली गई? दूसरी जगह चली गई। तो इस प्रकार से वहाँ पर भी क्या है? उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है वो नालियों के माध्यम से बह के चली गई। तो इस प्रकार के अपरदन को रेल अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेल अपरदन कहते हैं। आगे हम देखेंगे अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन ये रेल अपरदन और अवनालिका अपरदन सेम है। यहाँ पे छोटी-छोटी नालियाँ बनती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं कि बड़े-बड़े क्या है, वो आपकी घाटी टाइप बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि चंबल नदी है, तो चंबल नदी जिस रास्ते से बहती है, वहाँ बड़े-बड़े क्या है, वहाँ पे जो मिट्टी के बड़े-बड़े गड्ढे हो गए, तो उसी को क्या कहते हैं? अवनालिका अपरदन कहते हैं। और अवनालिका अपरदन सबसे ज़्यादा चंबल क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र। अब देखिए अभी यहाँ बता रहे हैं कि अवनालिका अपरदन जो है इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? ये चंबल का क्षेत्र है। कौन सा है? चंबल का क्षेत्र है। तो इसलिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में या यूपी में मृदा अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? चंबल क्षेत्र। कौन सा है? चंबल क्षेत्र। ये चीज आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे कि नारियल और ताड़ के लिए कैसी मिट्टी होना चाहिए? क्षारीय मिट्टी होना चाहिए। कैसी मिट्टी होना चाहिए? क्षारीय मिट्टी होना चाहिए। लेटेराइट मिट्टी जो है भारत में कहाँ पाई जाती है? मालाबार तट में है। आपको पता होना चाहिए कहाँ का तट है? ये आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का। तो जो मालाबार जो तट है ये केरल में, कुछ हिस्सा इसका आपका कर्नाटक में भी आ जाता है, तो लेकिन मुख्य रूप से क्या है ये मालाबार तट कहाँ का है? केरल में है। और यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी क्या है? सबसे ज्यादा पाई जाती है। आगे हम देखेंगे भारतीय मिट्टी में सर्वाधिक कमी होती है किसकी? जस्ता की, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? जिंक कहते हैं ना। भारतीय मिट्टी में सर्वाधिक कमी किसकी होती है? ये जस्ते की कमी होती है ना। आगे देखेंगे लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? एपी का मतलब होगा आंध्र प्रदेश और टीएन का मतलब होगा तमिलनाडु, है ना। तो एपी का मतलब है आंध्र प्रदेश,
और TN का मतलब है तमिलनाडु। आगे हम देखेंगे लेटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। लेटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे कल हमने पढ़ा है कि जैसे सर्वाधिक मिट्टी का क्षेत्रफल क्या है, जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी में क्या कंकड़ पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं। वो किसकी ग्रंथियां होती हैं, वो होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं कि जलोढ़ मिट्टी में जो कंकड़ होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां होती हैं। और यहाँ पे क्या है, लेटेराइट मिट्टी में किसकी ग्रंथियां होती हैं, लोहे की और एल्यूमिनियम की। अब देखेंगे कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए, जो यहाँ हम बता चुके हैं, उसी के लिए क्या, मृदा अपरदन को रोकने के लिए भारत में क्या किया गया, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में किया गया। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया है, 1953 में किया गया। क्यों, मृदा अपरदन को रोकने के लिए, है ना। ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मृदा मिट्टी के पोषक तत्व एवं पौधे में उनके कार्य, है ना। मिट्टी में पोषक तत्व एवं पौधे में उनके कार्य या भी पौधे में उनके सहायक की भूमिका निभाते हैं। तो मिट्टी में जो तत्व पाए जाते हैं तो वो कार्य क्या होते हैं फसलों को बढ़ाने में, फसलों के लिए क्या क्या जरूरी है। जैसे हम कह दें, अगर मिट्टी में फास्फोरस की जो पर्याप्त मात्रा है, अगर मिट्टी में फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा है तो फास्फोरस सहायक होता है किसके लिए, ध्यान से देखिएगा, कि जड़ों का विकास, है ना। तो पेड़ पौधों के जो जड़ों का विकास होता है तो इसके लिए मुख्य रूप से मिट्टी में क्या होना चाहिए, फास्फोरस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फास्फोरस होना चाहिए। और ऊर्जा संग्रहण के लिए भी क्या जरूरी है, फास्फोरस जरूरी है। फल पकने में सहायक क्या होता है, फास्फोरस होना चाहिए। 3 क्वेश्चन आएगा कि जड़ों के विकास के लिए मिट्टी में क्या होना चाहिए, फास्फोरस। ऊर्जा संग्रहण के लिए मिट्टी में क्या होना चाहिए, फास्फोरस। फल पकने में मिट्टी में क्या होना चाहिए, फास्फोरस होना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है ना। आगे हम देखेंगे नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का कार्य क्या होता है, तो पेड़ पौधों की जो वृद्धि एवं प्रोटीन, तो ये किसकी मदद से होती है, नाइट्रोजन की कमी से होती है। प्रकाश संश्लेषण में हम लोग पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन की कमी से पेड़ पौधों की पत्तियां हरी से पीली हो जाती हैं। नाइट्रोजन की कमी से पेड़ पौधों की पत्तियां क्या होती हैं, पीली पड़ जाती हैं। जैसे धान है, गेहूं है, अगर ये क्या है, इनके खेत पीले पड़ रहे हैं तो हम लोग इसमें यूरिया डालते हैं। क्या डालते हैं, यूरिया डालते हैं। और यूरिया क्यों डालते हैं, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है ना। आगे हम देखेंगे पोटेशियम का कार्य क्या होता है, पेड़ पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। पेड़ पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, पोटेशियम जरूरी है ना। आगे हम देखेंगे पानी के अवशोषण के लिए पेड़ पौधों के लिए क्या जरूरी है, तो ये आपका आंसर क्या होगा, पोटेशियम जरूरी है। आगे हम देखेंगे कैल्शियम के कार्य क्या होते हैं, कोशिका संरचना में, है ना, कोशिका संरचना में। तो ये आपका क्या हो गया, कोशिका संरचना, है ना। ये चीज आपको याद रखना। कोशिका जो जीव विज्ञान में बहुत बड़ा टॉपिक है। सबसे जो आपकी बड़े क्या कहते हैं, बड़ी कोशिका होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ये चीज आपको याद रखना है ना। अब देखिए सल्फर का कार्य क्या होता है, ये प्रोटीन एवं तेल के निर्माण में सहायक होते हैं। सल्फर का कार्य क्या होता है, प्रोटीन एवं तेल के निर्माण में सहायक होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे अनुसार ये वीवीआईपी कर लेना आप लोग, मैग्नीशियम बहुत पूछा जाता है कि मैग्नीशियम, अब पेड़ पौधे, मैग्नीशियम का कार्य क्या होता है, क्लोरोफिल प्राप्त होता है। और लोहे के अवशोषक, ये क्या होते हैं, लोहे के अवशोषक। और इनमें से सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं तो इनकी जो पत्तियां हरी होती हैं, किस कारण से होती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसे हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। और पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल में पाया जाने वाला मुख्य तत्व क्या है, तो आपको याद रखना है, मैग्नीशियम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आगे हम देखेंगे आयरन का कार्य क्या होता है, श्वसन कार्य
एवं क्लोरोफिल, तो ये भी क्या होता है, आयरन शोषण कार्य के लिए इम्पोर्टेंट होता है और क्लोरोफिल के लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट होता है। फिर आप देखेंगे मोली मोलिब्डेनम, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। इसको हम कृषि वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कौन से ऐसे पौधे होते हैं तो जो नाइट्रोजन स्थिरी में सहायक होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो दलहन वाले में होते हैं, जैसे मूंग है, उड़द है, ये सब क्या है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। इसको हम लोग कृषि वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे कोबाल्ट, है ना। कोबाल्ट का कार्य क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक और विटामिन बी12 का निर्माण करता है। कोबाल्ट क्या करता है, विटामिन बी12 का निर्माण करता है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विटामिन बी12 में कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है ना। तो कोबाल्ट जो है विटामिन बी12 में पाया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर विटामिन से क्वेश्चन आते हैं तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बी और सी, बाकी सब वसा में घुलनशील है। बी और सी जल में, बाकी सब वसा में। आगे हम देखेंगे सोडियम का कार्य क्या होता है, ये होते हैं सूखा प्रतिरोध में वृद्धि। कहने का मतलब ये है अगर मिट्टी में सोडियम की पर्याप्त मात्रा है, अब वर्षा नहीं होती है या फिर सिंचाई नहीं कर पाते हैं, तो भी क्या पौधों में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सोडियम का कार्य ही होता है सूखा प्रतिरोध में वृद्धि। यानी कि सूखा जहाँ पे ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे क्या है, इसका कार्य ही होता है कि सूखे के प्रभाव को कम करना, है ना। आगे हम देखेंगे इसका दूसरा कार्य और भी होता है स्टोमेटा के खुलने में सहायक। स्टोमेटा के खुलने में सहायक, जो रंध्र होते हैं उनके खुलने में सहायक होता है कौन, ये सोडियम होता है। आगे हम देखेंगे जस्ता किस लिए जरूरी है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए और एंजाइम सक्रियता के लिए क्या है, जस्ता जरूरी है। और जस्ते की कमी से धान में क्या होता है, खैरा रोग होता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, जस्ते की कमी से धान में क्या होता है, खैरा रोग होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर मिट्टी में जस्ते की पर्याप्त मात्रा है और ये कार्य क्या करता है, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, किसके, पेड़ पौधे के, और एंजाइम सक्रियता के लिए, एंजाइम सक्रियता के लिए। तो क्या हुआ, ये एंजाइम सक्रियता ये हो गया किसके लिए, मतलब किस क्या जरूरी है, जस्ता जरूरी है। तो इस प्रकार से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। तो ये आपका क्या 18वां लेक्चर होगा और इसके पहले क्या है 17 लेक्चर आपके हो गए। तो इसमें आप लगातार पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। तो हम बहुत ही जल्द भूगोल को समाप्त करके फिर हम क्या शुरू करेंगे, इतिहास को शुरू करेंगे। और रोजाना की तरह आज भी क्वेश्चन है, आप लोग जैन धर्म के जो संस्थापक आपको पता ही है ऋषभदेव हैं, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। कौन है, महावीर स्वामी हैं, 24वें तीर्थंकर हैं, और ये वास्तविक संस्थापक हैं जैन धर्म के। इतना मैंने बता दिया है। अब इनके अलावा शेष आपको बताना है जो आप लोग जानते हैं जैन महावीर स्वामी के बारे में, उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।